Hello everyone. In the previous video we were discussing the various methods which could be adopted for reducing the balance of payment deficit. So उसी चीज़ को हम फर्दर अभी कंटिन्यू करेंगे. So उसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलो अप हो रहा है तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में ऐसा होता है कि अथॉरिटीज़ खुद फिक्स करती हैं अपनी कंट्री की करेंसी का एक्सचेंज रेट फिर विद अदर कंट्रीज करेंसी. तो अगर ऐसा एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलो हो रहा है तो वहाँ पे जो तरीका यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं डीवैल्यूएशन का तरीका, जहाँ पे अथॉरिटीज़ क्या करती हैं हमारी कंट्री की करेंसी का वैल्यू रिड्यूस कर देती हैं, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स सस्ते हो जाते हैं. और एक्सपोर्ट्स जब सस्ते हो जाते हैं और इंपोर्ट्स कंपैरेटिवली महंगे हो जाते हैं तो उसकी मदद से क्या होता है, एक्सपोर्ट्स की वैल्यू या अमाउंट इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से हम डेफिसिट को कवर अप कर पाते हैं. तो इसी पे मार्शल और लर्नर ने दोनों ने मिलकर इंडिपेंडेंटली वर्क किया था और उन्होंने कुछ एक कंडीशन बताई थी. कहा था कि ये डिवैल्यूएशन तभी सक्सेसफुल होगा डेफिसिट को कम करने में अगर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. तो इस अप्रोच को इलास्टिसिटी अप्रोच भी बोलते हैं. तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं. उन्होंने बताया था कि एक्सचेंज रेट चेंज करना मतलब डिवैल्यूएशन करना एक्सचेंज रेट में, ये इक्विलिब्रियम तभी ला पाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट में, या ये इक्विलिब्रियम को या डेफिसिट को कम तभी कर पाएगा अगर क्या होगा कि इलास्टिसिटीज़ की वैल्यूज़ कुछ इस तरह से होंगी. देखिए स्टार्ट करते हैं. तो कितना हेल्प कर पाएगा, प्राइस इलास्टिसिटीज़ पे डिपेंड करता है कि कितना हेल्प कर पाएगा डिवैल्यूएशन, हेल्प कर पाएगा किसमें, डेफिसिट को कम करने में. ये चीज़ प्राइस इलास्टिसिटीज़ पे डिपेंड करती है. किसकी प्राइस इलास्टिसिटी? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डोमेस्टिक डिमांड फॉर इंपोर्ट्स, मतलब हमारी कंट्री में जो इंपोर्ट्स हो रहे हैं उसकी डिमांड की प्राइस इलास्टिसिटी कैसी है, और फॉरेन कंट्री में जो हमारे एक्सपोर्ट्स की डिमांड हो रही है उसकी प्राइस इलास्टिसिटी कैसी है. ठीक है, तो इलास्टिसिटी एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए कि कितना फ़र्क पड़ता है या कितना चेंज आता है क्वांटिटी डिमांडेड में बिकॉज ऑफ चेंज इन द प्राइसेस. तो इंपोर्ट्स पे कितना फ़र्क आता है उसकी डिमांड पे बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस, और एक्सपोर्ट्स पे कितना चेंज आता है बिकॉज ऑफ चेंज इन द प्राइस फॉरेन कंट्री में. इस चीज़ पे, इस इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है कि कितना हमारा डिवैल्यूएशन का तरीका सक्सेसफुल हो पाएगा. तो पहली कंडीशन जो है आपकी वो ये कहती है कि अगर एक्सपोर्ट की जो डिमांड इलास्टिसिटी है फॉरेन कंट्री में प्लस इंपोर्ट की जो डिमांड इलास्टिसिटी है हमारी खुद की कंट्री में, इन दोनों का सम इज़ ग्रेटर देन 1, तो डिवैल्यूएशन विल इम्प्रूव द कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट, या डिवैल्यूएशन हेल्प कर पाएगा डेफिसिट को कम करने में. तो ग्रेटर देन 1 या ग्रेटर देन यूनिटी होना इज़ इम्पॉर्टेंट कंडीशन, तभी डिवैल्यूएशन वर्क कर पाएगा. या कहें कि इलास्टिसिटी एक्सपोर्ट की प्राइस इलास्टिसिटी और इंपोर्ट्स की डिमांड प्राइस इलास्टिसिटी ज़्यादा होनी चाहिए या हाई होनी चाहिए, तभी वर्क हो सकता है. और यहाँ पे दो और कंडीशंस हैं कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की प्राइस इलास्टिसिटी का सम अगर लेस देन 1 होगा तो डिवैल्यूएशन सिचुएशन को वर्सन कर देगा, खराब कर देगा या डेफिसिट को बढ़ा देगा. और एक कंडीशन और है कि अगर इन दोनों का सम इक्वल टू 1 है तो डिवैल्यूएशन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन को इम्प्रूव करने में. ठीक है, वो वैसी की वैसी ही पोजीशन बनी रहेगी. तो यहाँ पे ज़रूरी है कि इलास्टिसिटीज़ हाई होनी चाहिए. देखिए अब यहाँ पे इसको ऐसे भी समझ सकते हैं. देखिए अगर इलास्टिसिटीज़ की वैल्यू कम है, ठीक है, सपोज जैसे ओपेक कंट्रीज़ है, ओपेक कंट्रीज़ क्या सप्लाई करती हैं, ऑयल सप्लाई करती हैं और सोल सप्लायर हैं वो कंट्रीज़ ऑयल की थ्रू आउट द वर्ल्ड. तो उनकी जो ऑयल की डिमांड है, जो बाकी के देश ऑयल की डिमांड करते हैं, उनकी डिमांड इलास्टिसिटी जो है प्राइस से रिलेटेड जो है वो बहुत कम होती है बाकी कंट्रीज़ में, क्योंकि बाकी कंट्रीज़ को पता है कि ऑयल हमें वहीं से ही मिल सकता है और हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है. तो सोल सप्लायर जो ओपेक है ऑयल की, वो उसको क्या मिलता है कि ऑयल की जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो बाकी कंट्रीज़ में काफ़ी कम है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो अगर प्राइस ओपेक बढ़ा दे, चाहे जितना भी चाहे प्राइस बढ़ा दे, जो हमने सिचुएशन फेस करी भी है, तब भी अच्छी खासी डिमांड बनी रहती है किसकी, ऑयल की. तो वैसी अगर सिचुएशन होती है तो हेल्प नहीं कर पाता है डिवैल्यूएशन हमको. ठीक है, लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी है कि जो डिमांड इलास्टिसिटी है मतलब प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो हाई है एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स की, तो क्या होगा, डिवैल्यूएशन
डिवैल्यूएशन हेल्प कर पाएगा हमको किसमें, फॉर कंबैटिंग द डेफिसिट विच हैज़ बिन क्रिएटेड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन। तो इट्स नेसेसरी कि जो भी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है, वो प्रोडक्ट्स को जिसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है उसका कंपटीशन होना चाहिए, मतलब वो प्रोडक्ट्स के वेरियस नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होने चाहिए ताकि उसका जो प्राइस इलास्टिसिटी हो वो कैसी हो, वो हाई हो, और जिसकी वजह से डिवैल्यूएशन हेल्प कर पाएगा। और लेकिन अगर सोल सप्लायर वाली कंडीशन है तो इलास्टिसिटी लेस होगी और डिवैल्यूएशन हेल्प नहीं कर पाएगा। इसके बाद इसमें एक जे कर्व इफेक्ट आता है, इसको समझ लीजिए। जे कर्व इफेक्ट में बताया गया है कि शॉर्ट रन के केस में क्या होता है कि शॉर्ट रन में जो डिमांड और सप्लाई इलास्टिसिटीज़ होती हैं वो होती हैं कम, लेकिन लॉन्ग रन जैसे जैसे होता चला जाता है, एक लॉन्गर टाइम पीरियड जैसे जैसे होता चला जाता है, तो डिमांड और सप्लाई इलास्टिसिटीज़ कैसी हो जाती हैं, हाई होने लगती हैं। तो ये जो जे कर्व इफेक्ट कहता है, ये कहता है कि शुरू में डिवैल्यूएशन करने से क्या होता है कि डेफिसिट बढ़ता जाता है, लेकिन धीमे धीमे जैसे जैसे हम लॉन्ग टाइम पीरियड की तरफ मूव करते हैं डिवैल्यूएशन से डेफिसिट कम होता है। देखिए इस एक्सिस पे हम टाइम दिखा रहे हैं, यहाँ पे सरप्लस बढ़ रही है अगर हम ऊपर मूव करेंगे, और यहाँ पे डेफिसिट बढ़ रहा है अगर हम नीचे मूव करेंगे। स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, अब देखो सरप्लस और डेफिसिट को कैसे निकाला गया है, एक्स माइनस एम से, मतलब एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट से। अगर हम टी टाइम पीरियड से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ की सिचुएशन से हम जब शुरू में जब हमारा एक डेफिसिट क्रिएट होना शुरू हुआ है डिवैल्यूएशन से, तो वो डेफिसिट धीमे धीमे वर्सन हो रहा है, क्योंकि अभी की सिचुएशन में डिमांड और सप्लाई इलास्टिसिटीज लो हैं। लेकिन एक टाइम पीरियड ऐसा आएगा जो कि लॉन्गर टाइम पीरियड पे आएगा, ये टाइम पीरियड जिसमें क्या होगा, जब अच्छा खासा टाइम बीत जाएगा फिर डिमांड सप्लाई इलास्टिसिटीज़ कैसी हो जाएंगी, हाई हो जाएंगी, और तब डिवैल्यूएशन की टेक्निक वर्क करने लगेगी और डेफिसिट धीमे धीमे कम हो जाएगा और यहाँ पे फाइनली ख़त्म हो जाएगा। और इससे ऊपर फर्दर जब हम मूव करेंगे तो सरप्लस की कंडीशन आनी शुरू हो जाएगी। तो ये जो जे जैसा शेप बनेगा इसी को बोलते हैं जे कर्व इफेक्ट। तो जे कर्व इफेक्ट मानता है कि बहुत सी कंट्रीज़ ऐसी सिचुएशन फेस करती हैं जहाँ पे उन्हें जे कर्व इफेक्ट जैसी सिचुएशन देखने को मिलती है, और बहुत सी कंट्रीज़ में ये चीज़ देखी गई है कि उनकी डिमांड एंड सप्लाई इलास्टिसिटीज़ लॉन्ग रन में हाई होती हैं, शॉर्ट रन में पहले कम ही होती हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे से एक बार रिवीजन कर लेना है।